ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसम् रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गम् परशुमृगवराभीतिहस्तम् प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तातसुतम् अमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् यात्रा एक पवित्र शब्द। ये न केवल यात्रा है, न घुमक्कड़ी। यात्रा यानी पूर्णत्व की ओर बढ़ने वाले कदम। यात्रा यानी एक निश्चित लक्ष्य, समय के साथ तन मन धन समर्पित कर स्वयं को पूर्णतया भूल कर लिए जाने वाले परिज्ञान की मनोभावना। यात्रा परमात्मा की दिशा की ओर जाने वाली एक राह। वैसे यात्राएं तो अनेक तरह की होती हैं, नजदीक की, दूर की, तीर्थ स्थलों की, पर इन यात्राओं में सर्वश्रेष्ठ कहलाने की अधिकारिणी है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। यह यात्रा संपन्न होती है हिमालय की सर्वोच्च चोटियों में से। यह यात्रा संपन्न होती है प्रकृति के बदलते रूपों को गवाह बनाकर। यह यात्रा संपन्न होती है स्वयं को पूर्णतया विस्मृत कर। यह यात्रा है व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार कराने वाली। 20,000 फीट ऊंचाई पर स्थित यह स्थान प्राचीन काल से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। वेद, उपनिषद, पुराण एवं स्कंद पुराण में वर्णित कैलाश मानसरोवर का समूचा परिसर आज 21वीं शताब्दी में भी आबादित है, उतना ही पवित्र एवं रोमांचकारी भी। बदलते मौसम में से, उबड़ खाबड़ प्रदेश में से, गरजती जाने वाली विशाल नदियों के प्रवाह में से कदम आगे बढ़ते रहते हैं कैलाश पर्वत के दर्शन की उत्सुकता से, फिर आत्मविश्वास से, एकता की भावना से, एक दूसरे के सहयोग से मुसीबतों के पहाड़ पार कर लिए जाते हैं। इस यात्रा में मिल जाते हैं नए नए साथी। उनमें निर्माण होता है एक नया रिश्ता जो जात पात, धर्म पंथ, अमीर गरीब के भेदभाव से परे होता है। उसका नाम है कैलाश यात्री। अध्यात्म का अनुभव देने वाली, छाया चित्रकारों के लिए चुनौती साबित होने वाली, पर्वतारोहियों को नया आत्मविश्वास प्रदान करने वाली, जीवन की खुशियों को नया संदर्भ प्रदान करने वाली कैलाश मानस यात्रा दुनिया की सभी पवित्र यात्राओं में से सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। चीन, तिब्बत और भारत
इन देशों से होकर जाने वाला इस यात्रा का मार्ग कई मीलों का है और चुनौतियों से भरा हुआ है। दिन में और रात में प्रकृति के अनदेखे नजारों को दिखाने वाली ये अनोखी यात्रा है। पहाड़ों की चोटियों को चमकाते हुए यहां सूरज उगता है और यात्रियों को एक अनोखी संतुष्टि का एहसास कराते हुए दिन का अस्त होता है। देवात्मा हिमालय पर्वत पृथ्वी का मानदंड है, भारत का सिरताज है, मुकुटमणि है, पर्वतों का राजा है। वह इतना विशाल है कि आदिकाल से उसे देवता स्वरूप माना गया है। आकाश को छू लेने वाले हिमालय के प्रति भारतीयों के मन में एक अजीब आकर्षण है। भगवान शंकर के सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान कैलाश का और मानसरोवर का उल्लेख वेदों, उपनिषदों, पुराणों एवं स्कंद पुराण में भी मिलता है। भगवान शंकर पर्वतों के देवता कहलाते हैं। उनकी धर्मपत्नी देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय की सपुत्री हैं। इसी कारण सबके मन में शंकर पार्वती के प्रति अपार श्रद्धा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा दुनिया की सबसे दूर की, सबसे कठिन, सर्वाधिक समय लगने वाली, अपूर्व पर अथक परिश्रमपूर्ण हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मियों में बहुत ही सम्मान प्राप्त एवं पवित्र यात्रा है। 20,000 फीट ऊंचाई पर स्थित कैलाश और मानसरोवर, यहाँ की दुर्गम पर्वत श्रेणियां चीन, तिब्बत और भारत, इन 3 देशों से होते हुए चलने वाली ये यात्रा मौसम का असह्य बदलाव, हिमालय की चोटियों में से बल खाती बहने वाली नदियों के प्रवाह के पास से मीलों तक चलने वाली ये रोमांचक यात्रा, इसी कारण यात्रियों के लिए है ये एक चुनौतीपूर्ण यात्रा। समूचा हिमालय पैदल चलते हुए आने वाले चुनौतीपूर्ण अनुभव अवर्णनीय हैं। अनेक कष्टों, संकटों से भरी होने पर भी इस यात्रा में हर साल शामिल होने के लिए अनेक जाति धर्म के लोग लालायित रहते हैं। कड़ाके के ठंड मौसम के कारण साल के सिर्फ 4 महीनों में ही जून से सितंबर तक वहां जाना संभव होता है। यही कारण है जो लोग इस यात्रा में जा नहीं पाते, वे मन मसोच कर रह जाते हैं, निराश हो जाते हैं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के चीन विभाग द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित एक विज्ञापन भारत के प्रमुख समाचार पत्रों, आकाशवाणी केंद्रों एवं दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता है। इस यात्रा के लिए अर्जी देते समय यात्री के पास पासपोर्ट यानी पारपत्र होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस यात्रा का मार्ग विदेश से अर्थात चीन व्याप्त तिब्बत से होकर जाता है। यात्रा के लिए चुने जाने का विदेश मंत्रालय का पत्र मिलने पर आपको अत्यावश्यक डॉक्टरी जांच करवा लेनी पड़ती है, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट, छाती का एक्सरे, शौच पेशाब की रिपोर्ट आदि। इस यात्रा के लिए लगभग 60-65 हजार रुपए का खर्च अनुमानित है। जून से सितंबर इन 4 महीनों में साधारणतया हर हफ्ते में एक, इस हिसाब से 16 दल यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। एक दल में कम से कम 30 और अधिक से अधिक 40 व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। समूचे भारत से हजारों अभ्यर्थियों से अर्जियां आने के बावजूद साधारणतया 500 से 600 तक यात्रियों को इस यात्रा का लाभ मिलता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के चीन विभाग की ओर से किया जाता है। इस यात्रा का कार्यान्वयन भारत में उत्तर प्रदेश सरकार के कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा और चीन के प्रदेश में अली टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा पूरा किया जाता है। कुल 27 दिन की इस कष्ट साध्य यात्रा में सामान्य जन एवं दुनिया से अपना संपर्क पूर्णतः टूटा होता है और कैलाश दर्शन की एक ही इच्छा दिल में रखकर सहयात्रियों के साथ अपना सफर चलता ही रहता है। यात्रा के कुल 27 में से 16 दिन कुल 257 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, यानी लगभग 3,65,000 कदम। वास्तव में ये कठिन यात्रा 3,000 फीट की ऊंचाई से शुरू होती है और 19,500 फीट पर पहुंचकर समाप्त होती है और फिर वहां से नीचे 3,000 फीट उतरना पड़ता है। भारत और चीन के परिक्षेत्र में कुल 1690 किलोमीटर की यात्रा बस से करनी पड़ती है। इसमें 10 दिन लगते हैं और 2 दिन का आराम होता है। कोल्हापुर, महाराष्ट्र के श्री सन्मति मिर्जे 1999 में
9वें टुकड़े के यात्री बनकर गए थे। जो श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं, उन्हें इस यात्रा के बारे में पूरी जानकारी मिले, सही मार्गदर्शन मिले। जो कई कारणों से यात्रा में जा नहीं पाते, उन्हें घर बैठे कैलाश मानसरोवर के दर्शन हों। साथ ही इस यात्रा के बारे में लोगों में जो गलतफहमी है, वो दूर होकर उन्हें सत्य मालूम हो। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर स्वयं ही श्री सन्मति मिर्जे ने इस फिल्म का निर्माण एवं छायाचित्रण किया है। यात्रियों को यहाँ के दुर्गम क्षेत्र की, अजीब मौसम की, दर्शनीय स्थानों की, प्रशासकीय सेवाओं की, अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा आने वाली अनेक अड़चनों आदि की पूरी जानकारी मिले, इसी उद्देश्य से इस फिल्म का निर्माण किया गया है। यात्रा काल के दौरान हम सब प्रकृति के प्रांगण में होते हैं। यहाँ की आबो हवा का स्वरूप नितांत भिन्न होता है। उसमें समय समय पर अनपेक्षित अजीब परिवर्तन होते रहते हैं। हर यात्री को इसका अनुभव अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इस फिल्म का संकलन कोल्हापुर के मीरा स्टूडियो में श्री सतीश ठक्कर और श्री निखिल ठक्कर ने किया है। कोल्हापुर के सहज सेवा ट्रस्ट और इस ट्रस्ट द्वारा पुरस्कृत कैलाश मानसरोवर यात्री संघ, इस संघ के सदस्य कैलाश यात्रियों का इस फिल्म के निर्माण में बहुमोल सहयोग मिला है। यात्रा का प्रारंभ दिल्ली से होता है। दिल्ली से बस द्वारा उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के धारचूरा गांव में ले जाते हैं। वहां से आगे मंगती तक ले जाते हैं। बस की यात्रा यहाँ समाप्त होती है। मंगती से पैदल यात्रा का प्रारंभ होता है। मंगती से गाला, मालपा, बुद्धि, गुंजी, काला पानी, नाबी ढांग और लिपुलेक पास भारतीय हद यहाँ समाप्त होती है। यहाँ से चीन की हद शुरू होती है। प्रथम हम तकलाकोट जाते हैं। वहां से कैलाश की परिक्रमा के लिए तारचेन से बढ़ते हुए डेरापुक, जोंगझेरबू के मार्ग से फिर तारचेन आते हैं। उसके बाद मानस की परिक्रमा के लिए होरे से चुग्गू, जैदी और फिर तकलाकोट आते हैं। यात्रा का पहला दिन दिल्ली। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रारंभ दिल्ली से होता है। सभी यात्री दिल्ली के सरकारी होटल अशोका यात्री निवास में इकट्ठा होते हैं। दिल्ली शासन की ओर से यात्रियों के रहने का निःशुल्क प्रबंध किया जाता है। पहले दिन यात्रियों को केंद्र शासन की साउथ ब्लॉक इमारत में स्थित विदेश मंत्रालय के कक्ष में ले जाते हैं। वहां यात्रियों को यात्रा के संबंध में संक्षेप में जानकारी दी जाती है। चीन का वीजा प्राप्त करने के लिए वहां यात्रियों से उनका पासपोर्ट लिया जाता है। साथ ही वीजा के शुल्क में हर एक से 200 रुपए लिए जाते हैं। यात्रियों से लिखित रूप में मंगवाया हुआ इंडेमनिटी बॉन्ड भी यहीं पर जमा कर लिया जाता है। उसके बाद डॉक्टरी जांच के लिए आईटीबीपी के मुख्य अस्पताल में ले जाते हैं। सभी यात्रियों की वैद्यकीय जांच पूरी होने में शाम हो जाती है। दूसरा दिन दिल्ली। चालान का लेन देन। दूसरे दिन यात्रियों को फिर विदेश मंत्रालय के कक्ष में ले जाया जाता है। वहां बताया जाता है कि वैद्यकीय जांच में किन यात्रियों को योग्य ठहराया गया है। वहीं पर यात्रियों के साथ आने वाले अधिकारी का परिचय करा दिया जाता है। विदेश मंत्रालय की ओर से हर टुकड़ी के साथ अंडर सेक्रेटरी के समकक्ष या उससे बड़ा अफसर लियाजन अफसर के नाते भेज दिया जाता है। यात्रा के दौरान ये अफसर जो भी निर्णय लेता है, सभी यात्रियों को उनका पालन करना पड़ता है। परिचय के पश्चात यात्रियों को उनके पासपोर्ट वापस दिए जाते हैं और स्वीकृति दिए गए सभी यात्रियों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में डॉलर खरीदने के लिए ले जाया जाता है। तीसरा दिन बस से काठगोदाम की ओर गमन। यात्रा के तीसरे दिन सवेरे बस से 3 दिन की यात्रा की शुरुआत होती है। यहां से अगली यात्रा के रहने, खाने, पीने का प्रबंध कुमाऊं मंडल विकास निगम यानी KMVN के जिम्मे होता है। इस बस यात्रा में दिल्ली से काठगोदाम जाना होता है। ये सफर 275 किलोमीटर का है। इस यात्रा में KMVN द्वारा एक बड़े आराम बस का प्रबंध किया जाता है और यात्रियों को उन्हीं के गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है।
चौथा दिन काठगोदाम से बागेश्वर की ओर। चौथे दिन काठगोदाम से चलकर बागेश्वर में मुकाम किया जाता है। काठगोदाम के बाद की समूची यात्रा चढ़ाव उतार के पहाड़ी मार्ग की यानी दुर्गम घाटी की है। इसलिए यात्रियों का दल दो भागों में बंट जाता है और दो छोटी आराम बसों में यात्रा शुरू होती है। काठगोदाम से बागेश्वर का फासला 182 किलोमीटर का है। काठगोदाम से निकलने पर लगभग 1 घंटे के बाद हम भीमताल पहुंचते हैं। भीमताल का प्रकृति सौंदर्य देखने के लिए यहां कुछ समय के लिए बसें रुकती हैं। महाभारत के महाशक्तिमान भीम के साथ इस भीमताल का संबंध बताया जाता है। समुद्र की सतह से भीमताल की ऊंचाई 4450 फीट की है। भीमताल से लगभग 1 घंटे भर की यात्रा के बाद हम समुद्र की सतह से 5600 फीट की ऊंचाइयों पर स्थित भोवाली में पहुंचते हैं। KMVN द्वारा यहां के सुबह के नाश्ते का एवं ग्रुप फोटो का प्रबंध किया जाता है। हर ग्रुप लगभग 40 यात्रियों का होता है। हर ग्रुप में 18 वर्षीय युवक युवतियों के साथ साथ 60-70 साल के तंदुरुस्त व्यक्ति भी होते हैं। ग्रुप बनाते समय विदेश मंत्रालय इसकी सावधानी बरतता है कि हर ग्रुप की औसत उम्र लगभग 40 से 45 बरस की हो। दोपहर का भोजन नैनीताल के पास अल्मोड़ा में KMVN के विश्राम गृह में दिया जाता है। लगभग शाम तक हम बागेश्वर में पहुंच जाते हैं। यहां भी KMVN का एक सुंदर विश्राम धाम है। वही यात्रियों के ठहरने का प्रबंध किया जाता है। बागेश्वर शरयू नदी के तीर पर बसा हुआ है। यहाँ गोमती और शरयू नदियों का संगम होता है। यहाँ भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है। 5वां दिन बागेश्वर से धारचूला की ओर। 5वें दिन बागेश्वर से धारचूला की ओर जाना होता है। यह यात्रा 165 किलोमीटर की है। दुर्गम पर्वत श्रेणियों के मार्ग से यह यात्रा करनी पड़ती है। मार्ग में चकोरी के विश्राम धाम में कुछ समय के लिए चाय पानी के वास्ते यात्रियों को रुकना पड़ता है। चकोरी की आबो हवा अगर साफ हो तो यहां से नेपाल की पामस वैली की खूबसूरत अन्नपूर्णा पर्वतराशि की चोटियों के मन भावन दर्शन किए जा सकते हैं। उसके बाद दोपहर का भोजन यात्रियों को डीडीहाट गांव के विश्राम धाम में दिया जाता है। शाम होते होते सभी यात्री धारचूला पहुंच जाते हैं। धारचूला उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में है। वो भारत नेपाल की सीमा पर काली गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। समुद्र की सतह से लगभग 3000 फीट ऊंचाई पर धारचूला है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं और चूल्हे जैसा उसका आकार है। धारचूला 4 पर्वतों के बीच बसा हुआ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बेस कैंप के रूप में धारचूला को जाना जाता है। मनुष्य बस्ती, व्यवसाय, बाजार, यातायात के साधनों से युक्त ऐसा ये इस यात्रा का आखिरी स्थान है। यात्रियों को पहले यहीं से पैदल जाना पड़ता था, पर अब मंगती तक बस का रास्ता बनाया गया है। धारचूला के बेस कैंप से लेकर यात्रा के सभी कैंप बेतार के तार संदेश यंत्रणा द्वारा जोड़े गए हैं। दिल्ली के विदेश मंत्रालय से भी यहीं से संपर्क स्थापित किया जाता है। ये है काली गंगा नदी। बर्फ से ढके पर्वत शिखरों की कोख से जन्मी कुछ प्रमुख नदियों में से ये एक है। 16,000 फीट की ऊंचाई पर उत्पन्न होने वाली ये काली गंगा अनेक नालों, झरनों एवं नदियों को अपनी धारा में समेटती हुई हजारों किलोमीटर का मार्ग पार कर समुद्र में समा जाती है। काली गंगा के उस पार नेपाल की हद है। इस नदी पर एक पुल बनाया गया है जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। इस पुल को पार कर हम नेपाल की हद में प्रवेश करते हैं। वहाँ कस्टम का एक चेक नाका है। शाम के 7 बजने से पहले हमें नेपाल की हद पार कर भारत की हद में वापस आना पड़ता है। दुर्गम घाटी की यात्रा के कारण यात्रियों को सवारी के लिए और सामान ढोने के लिए घोड़ों एवं कुलियों की आवश्यकता होती है। अतः इसी स्थान पर घोड़े वालों और कुलियों को निश्चित करना पड़ता है। घोड़े वाले प्रतिदिन के लिए 150 और कुली 115 रुपया लेते हैं। मंगती से लिपुलेख पास तक की यात्रा 6 दिन की होती है। तब भी घोड़े वाले और कुली यात्रियों से 7 दिन के पैसे लेते हैं।
छठा दिन, सही माने में यात्रा का प्रारंभ धारचूला से गाला। प्रत्यक्ष रूप से चलने का प्रारंभ मंगती से होता है। धारचूला से प्रयाण करने से पहले यात्रियों के सामान का वजन किया जाता है। यहां की तौल यंत्र प्रणाली पुरानी ही है। हर यात्री को 25 किलो सामान साथ ले जाने की अनुमति होती है। उससे अधिक सामान होने पर अधिक पैसे देने पड़ते हैं। नियमानुसार ले जाने वाले यात्रियों के सामान को ढोने की जिम्मेदारी यात्रा के आयोजकों की होती है, और अगर यात्री ने कूली को अनुबंधित किया हो तो उस पर अधिक से अधिक 15 किलो वजन देने का बंधन होता है। धारचूला से मंगती तक की तवा घाटी की 45 किलोमीटर की यात्रा बस से करने के बाद पैदल यात्रा का प्रारंभ होता है। घाटी का ये रास्ता बहुत ही खतरों से भरा है। इस यात्रा मार्ग के एक ओर हैं मिट्टी पत्थर के ऊंचे ऊंचे पर्वत और दूसरी ओर है गहराई में प्रबल वेग से बहने वाली काली गंगा नदी। हिमालय में बारिश ये तो एक साधारण सी बात है। धुआंधार बारिश के कारण कभी कभी पर्वत की ढलान से मिट्टी और पत्थर लुढ़कते हुए नीचे रास्ते पर आ पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में घाटी का रास्ता यातायात के लिए लगभग बंद ही हो जाता है। ऐसे अवरोधों के बावजूद यात्रियों को सावधानता पूर्वक अपनी यात्रा को जारी रखना पड़ता है। आगे बढ़ते जाना ही पड़ता है अपने लक्ष्य की ओर। धुआंधार बारिश के कारण यात्रा के मार्ग पर ऊंचाई से गिरने वाले खतरनाक जलप्रपातों में से, मुसीबतों में से यात्रियों को साहस जुटाते हुए आगे बढ़ना ही पड़ता है। 45 किलोमीटर का यह फासला तय करने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि ये पूरी यात्रा खतरों से भरी एवं टेढ़े तिरछे कठिन मार्ग की यात्रा है। यात्रियों के साथ गुंज तक जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2 पुलिस के अफसर दिए जाते हैं। इन अफसरों के पास वायरलेस सेट होते हैं। इनमें से एक अफसर सभी यात्रियों से आगे रहता है। उसे उस ग्रुप का हेड कहा जाता है। किसी भी यात्री को उस हेड के आगे जाने की इजाजत नहीं होती। दूसरा अफसर सभी यात्रियों के पीछे होता है। किसी भी यात्री को उसके पीछे रहने की इजाजत नहीं होती। इस अफसर को टेल कहा जाता है। दोनों अफसरों के वायरलेस सेट यात्रा के पिछले तथा अगले स्थानों से जोड़े गए होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक डॉक्टर और एक कंपाउंडर प्राथमिक इलाज की आवश्यक दवाइयां लिए यात्रियों के साथ चलते हैं। एक अधिकृत गाइड एवं एक समन्वय अफसर भी साथ में होता है। पहाड़ की खड़ी ढलान की चट्टानों का टूटकर नीचे बहना यहाँ की रोजमर्रा की बात है। इसी कारण रास्ते की फौरन मरम्मत कर यात्रियों के लिए रास्ता खुला करने के लिए यंत्र सामग्री यहाँ स्थायी रूप में रखी गई है। यात्रा सफलता के साथ पूरी कर लौटने वाली एक टुकड़ी हमें मंगती में मिलती है। इस पूरी यात्रा के दौरान कुल 6 टुकड़ियां एक दूसरी टुकड़ी से अलग अलग ठिकानों पर मिलती हैं। उनमें से पहली भेंट मंगती में होती है। समुद्र की सतह से मंगती साधारणतया 5000 फीट की ऊंचाई पर है। गाला की समुद्र की सतह से ऊंचाई 8050 फीट की है। मंगती से गाला तक का पहले दिन का चलना न होकर आरंभ से अंत तक पहाड़ चढ़ना है। साधारणतया 3 से 4000 फीट चढ़ने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। तब कहीं हम गाला पहुंचते हैं। 3595 कदम चढ़ने पर 2.5 से 3 किलोमीटर की यात्रा समाप्त होती है और हम गाला पहुंच जाते हैं। यह है गाला कैंप, कैलाश मानस यात्रा का पहला पर्वतीय कैंप। इसके बाद बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जनरेटर द्वारा यहां 2 घंटे के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाती है। उससे अधिक बिजली उपलब्ध नहीं हो सकती। चारपाई पर और गद्दी पर सोने की आपकी आदत को यहीं पर भुलाना पड़ता है। नहाने के लिए यहां गर्म पानी नहीं मिल सकता। ठंडे पानी से आपको नहाने की आदत हो तो ठीक है, वरना नहाने को यहां अलविदा करना पड़ता है। मेरी इस वीडियो फिल्म में
चलने का फासला कदमों की संख्या पर आधारित है। हम कितने कदम चलें, इसकी गिनती करने वाला पेडोमीटर मेरे साथ था। इसी कारण कदमों की संख्या गिनने का काम संभव हो सका। इस यात्रा के प्रमुख स्थलों की समुद्र की सतह से ऊंचाई नापने का यंत्र अल्टीमीटर वो भी मेरे साथ था। ऊंचे पर्वतों की ये यात्रा होने से बार बार बदलने वाला तापमान दर्शाने वाला थर्मामीटर वो भी मेरे साथ था। इसी कारण दिए गए कदमों की संख्या समुद्र की सतह से सभी स्थलों की गिनाई गई ऊंचाई और विभिन्न स्थानों का बताया गया तापमान अचूक है। इसके बाद भारतीय परिक्षेत्र के लगभग सभी कैंपों पर भारत सरकार द्वारा सैटेलाइट टेलीफोन का प्रबंध किया गया है। ध्यान रहे कि भारत से भारत में ही किया जाने वाला यहाँ का टेलीफोन अंतर्राष्ट्रीय माना जाता है, पर बिल का हिसाब एसटीडी के करार के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा यहाँ यात्रियों को फोन के बिल में रियायत दी गई है। यहाँ से आगे लोगों का निवास कम होता जाता है। पहाड़ों की खेती से मिलने वाला अनाज ही वहाँ के लोगों के चरितार्थ का एकमात्र साधन है। 7वां दिन, गाला से बुधी। गाला से आज पैदल यात्रा शुरू होती है और बुधी में जाकर वह समाप्त होती है। मार्ग में बिंदाकोटी, लखीमपुर, मालपा और लामारी गांव मिलते हैं। लगभग 24 किलोमीटर की और 10-12 घंटे की ये यात्रा है। गाला के कैंप से निकलते समय केएमवीएन द्वारा दोपहर के भोजन के लिए पूरी भाजी के पैकेट्स दिए जाते हैं। गाला से बिंदाकोटी लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग समान ऊंचाई वाला ये मार्ग प्रकृति सौंदर्य का स्वर्गीय सुख प्रदान करता है। ये है बिंदाकोटी। यहाँ भगवान शंकर का मंदिर है। लखीमपुर जाने के लिए यहाँ से 4444 सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की ओर जाना पड़ता है। समान आकार की पत्थरों से ये सीढ़ियाँ नहीं बनी हैं। या तो जैसे भी पत्थर मिले उनसे या पहाड़ खोदकर ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। कुछ सीढ़ियों की ऊंचाई 6 इंच तो कुछ की 24 इंच है। ये समूचा मार्ग खतरों से भरा है, क्योंकि इसके एक और ऊंचा पहाड़ है तो दूसरी ओर गहरी खाई, और खाई में से गरजती तेज गति से बहती जाने वाली काली गंगा नदी। पांव फिसल को गिरे तो वह सीधे पहुंचेगा काली गंगा में ही। एक दृष्टि से काली गंगा यात्रियों का मार्गदर्शन करती है और दूसरी ओर वह जानलेवा भी साबित हो सकती है। मैसूर के राजा वडियार ने इन सीढ़ियों को बनाया, ऐसा उल्लेख मिलता है। कहते हैं वडियार राजा ने जब कैलाश मानस की यात्रा की थी तब बिंदाकोटी से नीचे उतरते समय उन्हें बहुत कष्ट एवं संकट उठाने पड़े थे। उसी का सुपरिणाम है कि बाद में ये सीढ़ियां बनाई गई, यात्रियों को सुविधा हो गई। 4444 सीढ़ियां उतरकर नीचे आने पर लखीमपुर गांव में हम पहुंचते हैं। यहाँ लोगों की बस्ती बिल्कुल नहीं है, पर 3 होटल हैं। किसी भी पंचतारा होटल के भोजन से यहाँ के होटल में मिलने वाला पराठे और आलू की भाजी का स्वाद कई गुना बेहतर है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक सभी अच्छी कंपनी के बिस्कुट भी मिलते हैं। दुर्गम एवं निर्जन क्षेत्र के ये होटल यात्रियों की सेवा में कार्यरत हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम ही है। गाला से लखीमपुर पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। यह फासला तय करने के लिए हमें 1400 फीट नीचे उतरना पड़ता है और यह फासला तय करने के लिए 10,500 कदम चलना पड़ता है। खूबसूरत एवं अवर्णनीय प्रकृति की कोख में हम होते हैं। एक ओर तांडव नर्तन करते बहने वाली काली गंगा नदी होती है, तो दूसरी ओर गरजते हुए ऊपर से गिरने वाले एवं बहने वाले धुआंधार प्रपात। बड़ा ही खौफनाक एवं रोमांचक अनुभव।
लखीमपुर से आगे 2.5 किलोमीटर पर नज्जनगढ़ झरना मिलता है। उसे नजांग फॉल कहा जाता है। इस नाले पर बना हुआ पक्का पुल बह गया, इसीलिए वहां अब एक काम चलाऊ लकड़ी का पुल बनाया गया है। फिर भी वह खतरनाक बिल्कुल नहीं है। नज्जनगढ़ नाले की धारा काली नदी की धारा से भी अधिक तेज एवं गरजती हुई आगे बढ़ती है और उसका जल दूध जैसा सफेद है। जबकि काली गंगा का जल काला है। इस पुल को पार कर जाने पर मालपा तक का रास्ता पहाड़ में गुफा खोदकर बनाया गया है। 3 फुट चौड़ी वह पगडंडी है। इस मार्गक्रमण में या तो झरनों को पार करते जाना पड़ता है या पहाड़ से रिसने वाले पानी में भीगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ये है मालपा। 17 अगस्त 1998 की वो मनहूस काली रात। एक कराल पहाड़ अपनी जगह छोड़कर लुढ़कता हुआ नीचे आया। समूचे मालपा कैंप को ही वो निगल गया। देखते देखते पूरा मालपा कैंप नीचे खाई में बहने वाली विकराल काली नदी में विलीन हो गया। इसी जगह पर पहले यात्री निवास था। यहां पर गाला जैसा ही कैंप था। 1998 की 12वीं बैच समूचे कैंप समेत उस विशाल चट्टान के नीचे दबकर मर गई। एक भी यात्री बचा नहीं। न उनके साथ आए कुली बचे, न घोड़े वाले बचे। एक समय का नयन रम्य एवं सुंदर स्थान तब से पत्थरों की खदान बनकर रह गया है। पूरा मालपा कैंप बह गया। तब से यात्रियों को गाला से निकलकर सीधे बुधी जाना पड़ता है। इसके पूर्व गाला से यात्रा की शुरुआत कर यात्री मालपा में मुकाम कर दूसरे दिन बुधी की ओर प्रयाण करते थे। यह है 17 अगस्त 1998 की कल मुही रात के पूर्व का मालपा कैंप। मालपा के एक ओर है आकाशगामी ऊंचे पहाड़, तो दूसरी ओर है गहरी खाई में गरजते बहने वाली काली गंगा। प्रकृति की गोद में बसा हुआ मालपा यात्रियों का मन मोह लेता था और उनके स्वागत के लिए उत्सुक रहा करता था। हाय, आज वो सब बीती बात हो गई है। ये हैं वे 60 बदनसीब यात्री। इन बदनसीबों में प्रोतिमा बेदी भी एक थी। सच है, प्रकृति जितनी सुंदर होती है उतनी ही विकराल, जितनी मन भावन उतनी ही खौफनाक, जितने लुभाकर पागल बनाने वाली उतनी ही डराकर रोंगटे खड़े करने वाली। प्रकृति के ये सारे रूप यात्रा के दौरान हर एक के साथ होते हैं। काली नदी का वास्तविक रौद्र रूप हमें यहीं देखने के लिए मिलता है। काली नदी की वह अजस्र धारा, तेज गति, ऊंचे पहाड़ से छूटकर लुढ़ककर नदी की धारा में गिरे हुए बड़े बड़े पत्थर, उन विशाल पत्थरों के अवरोध के कारण नदी का बदला हुआ प्रवाह, पत्थरों के टकराने से नदी के पानी का होने वाला गर्जन तर्जन। नदी के पानी के इस गर्जन तर्जन के कारण हम सह यात्री की आवाज़ ठीक से सुन नहीं पाते। चीखने चिल्लाने पर ही एकाध शब्द सुनाई देता है। समुद्र की सतह से 16,000 फीट की ऊंचाई से बहती आई इस नदी की यात्रा धारचूला तक ऐसी ही तेज गति से जारी रहती है और हम सभी यात्री उसके साथ साथ धारचूला से काला पानी तक उसके किनारे किनारे चलते जाते हैं। मालपा से 5 किलोमीटर चलते जाने पर लमारी नामक गांव में हम पहुंचते हैं। गांव में कुल घर हैं 3 और एक चाय की दुकान। मालपा के बाद की यात्रा लगभग गिरियारोहण ही है। गाला से मालपा तक हम लगभग 1400 से 1500 फीट नीचे की ओर उतर आते हैं।
लेकिन अब अगला मार्ग लगभग 2500 फीट ऊपर चढ़ते जाने का है। इस मार्ग में स्थान स्थान पर झरनों को पार करते अथवा ऊपर से गिरने वाले प्रपातों से भीगते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। एक स्थान पर ऊपर के पहाड़ पर से 300 से 350 फीट की ऊंचाई से सफेद फेन जैसे पानी का प्रपात नीचे गिरता है। इस प्रपात का आकार प्रकार छाते जैसा होने के कारण इसे छाता खोल प्रपात कहते हैं। गाला से बूंदी तक का फासला 24.43 किलोमीटर का है। इसे पार करने के लिए 34,900 कदम चलना पड़ता है। यह फासला पार करने के लिए 10 घंटे का समय लगता है। समुद्र की सतह से बूंदी यह गांव 8,900 फीट की ऊंचाई पर है। इसके आगे की यात्रा में ठंड का प्रमाण बढ़ता जाता है। कभी भी होने वाली बरसात और स्थान स्थान पर गिरने वाले प्रपातों के कारण यात्री भीगने से बच नहीं पाते। अतः इस यात्रा में रेनकोट के बिना चल नहीं सकता। ये है बुधी का कैंप। बुधी की कैंप साइट खूबसूरत है। यहाँ 50-60 घर हैं और जनसंख्या 400-500 तक है। यहाँ से आगे जाड़े में बर्फ गिरती है, इसीलिए बुधी के आगे के सभी गांव के लोग शीतकाल में निवास के लिए धारचूला चले जाते हैं। शीतकाल समाप्त होने पर वे फिर अपने अपने गांव लौट आते हैं। 8वां दिन बुधी से गूंजी। आज की यात्रा बुधी से शुरू होकर गूंजी में समाप्त होती है। ये यात्रा कुल 15 किलोमीटर की है। यात्रा के प्रारंभिक 2 घंटे छियालेख तक पहाड़ की कठिन चढ़ाई के हैं। इन 2 घंटों में साधारणतया 3 से 4 किलोमीटर ही हम चढ़ पाते हैं। इन 3-4 किलोमीटर की यात्रा में हम करीब 1950 फीट पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। इतने फासले में लगभग 4,700 कदम हम चलते हैं। इस यात्रा में खूब थकान महसूस होती है। यहाँ एक छोटा सा होटल है जिसमें अच्छी चाय मिलती है। पूरी यात्रा में हमें जो चाय मिलती है वह या तो गाय के दूध की या दूध के पाउडर की होती है। यहाँ की आबो हवा में भैंसे पालना असंभव है। छिया लेक एक विशाल पठार है। यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर जैसे प्रदेश की यात्रा आरंभ होती है। इस प्रदेश में एक से बढ़कर एक ऐसे खूबसूरत बनफूल देखने को मिलते हैं। इस स्थान के बाद का प्रदेश इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस के कब्जे में है। आईटीबीपी के जवान यात्रियों का स्वागत आलू के गरम वेफर्स देकर करते हैं। छिया लेक से लगभग 3 किलोमीटर चलने पर हम गरबैंग में पहुंचते हैं। छिया लेक से गरबैंग तक का रास्ता गीली सफेद मिट्टी का, फिसलन एवं उतार का है। गरब्यांग एक विशेषता से युक्त तथा ऐश्वर्यपूर्ण देहात था। यहाँ के निवासी भोर जाति के हिंदू या तिब्बती वंश के हैं। यहाँ की स्त्रियां दिखने में पुरुषों की अपेक्षा सुंदर है। खेती, भेड़ पालन और ऊन तैयार करना यहाँ का प्रमुख उद्योग है। 1962 के भारत चीन युद्ध तक गरब्यांग तिब्बत का बहुत बड़ा वाणिज्य केंद्र था, पर 1962 के युद्ध के बाद यहां का व्यापार बंद हो गया। हिमालय में बार बार होने वाले भूकंप के कारण यहां के बहुत से घर जमींदोज हो गए। बहुत से घर जमीन में गड़ गए हैं। इसलिए इस गांव को सिंकिंग विलेज ऐसा कहते हैं। घर के चौखटों, दरवाजों या सब तरह की लकड़ी में की गई नक्काशी देखने पर यहाँ की समृद्धि एवं कला परंपरा का पता चलता है। गरब्यांग गांव के लोग यात्रियों से अलग अलग प्रकार की दवाइयां मांग लेते हैं। उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं है। अतः यात्री ही अपने पास की दवाइयों के साथ साथ उन्हें कुछ और वस्तुएं भी भेंट देते हैं।
यहाँ भी दो एक छोटे होटल हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा सफलता के साथ पूरी कर लौटने वाला एक दल इसी गांव के आसपास मिलता है। यात्रा के लिए जाने वालों के मन में थोड़ी उत्सुकता होती ही है, अतः वे लौटने वाले यात्रियों से थोड़ी पूछताछ करते हैं और सभी अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। गरबैंग गांव से निकलने के बाद शुंगरू नामक गांव पड़ता है। यहाँ नेपाल से बहती आई टिंकर नदी का संगम होता है। धारचूला से काला पानी तक की यात्रा में हम काली नदी के किनारे किनारे तो कभी नदी के पास ही से पर नदी से 1000 से 2000 फीट की ऊंचाई पर से चलते रहते हैं। इस नदी के उस पार नेपाल है। ये नदी ही भारत और नेपाल की सीमा रेखा है। इसके आगे गुंजी तक का मार्ग समतल है। 4 किलोमीटर से गुंजी का कैंप दिखाई पड़ता है। तब ऐसा लगता है कि आधे घंटे में ही हम वहां पहुंच जाएंगे, पर प्रत्यक्ष वहां पहुंचने में उससे अधिक समय लगता है। गुंजी पहुंचने से पहले हम नपलचू गांव में से आगे बढ़ते हैं। नपलचू में बिना सीमेंट के उपयोग के बने एक पर एक रचकर बनाए गए पीले पत्थर के 25-30 घर दिखाई देते हैं, पर अधिकतर घरों पर ताले लगे हुए हैं। लगता है शायद लोग घर गांव छोड़ चले गए हैं। 2-4 खुले घर दिखाई दिए। घरों के दरवाजों पर चौखटों पर सुंदर नक्काशी नजर आती है। चौखट के मध्य में श्री गणेश की मूर्ति दिखाई देती है। नपलचू और गूंज के बीच से कुट्टी नाम की नदी बहती है। कुट्टी नदी का पुल पार करने पर गूंज की हद शुरू होती है। गूंजी की ग्राम पंचायत ने यात्रियों के स्वागत के लिए सीमेंट कंक्रीट की एक कमान बनाई है। इस गांव में लगभग 125 से 150 तक घर हैं। घरों की रचना साधारणतः ऐसी है, नीचे गाय बकरी बांधने के लिए बाड़ा और उसके ऊपर लोगों के रहने का प्रबंध। नीचे से वहां चढ़ने के लिए जीना नहीं होता, बल्कि पेड़ों के बड़े बड़े शहतिर में पायदान खोदकर वे शहतिर ही ऊपर के कमरे को सटा कर रखे जाते हैं। खेती, भेड़ पालन, ऊन तैयार करना, कालीन बनाना यहाँ के लोगों का व्यवसाय है। जन निवास वाला गूंजी यह अंतिम गांव है। इसके बाद बस्ती है सिर्फ आईटीबीपी के जवानों की। इसी गांव में से बाईं ओर छोटा कैलाश की ओर एक रास्ता जाता है। जो श्रद्धालु यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जा नहीं सकते, वे श्रद्धालु छोटा कैलाश या आदि कैलाश जाते हैं। इस यात्रा का आयोजन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया जाता है। ये है गुंजी कैंप। ये कैंप गुंजी गांव से लगभग 2 किलोमीटर के फासले पर लंबा चौड़ा पठार है। इस कैंप के सटकर आईटीबीपी के जवानों का एक बड़ा कैंप है। वहाँ उनका हेलीपैड है, दवाखाना है, मंदिर है। भारतीय स्टेट बैंक की इस परिक्षेत्र की अंतिम शाखा भी यहीं पर है। यहाँ हम ट्रैवलर चेक के पैसे ले सकते हैं। ये है आईटीबीपी का दवाखाना। आईटीबीपी के डॉक्टरों द्वारा यात्रियों की वैद्यकीय जांच यहाँ फिर एक बार की जाती है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए सब मेडिकल रिपोर्ट्स तथा एक्सरे आदि की फिर से जांच पड़ताल यहाँ के डॉक्टरों द्वारा की जाती है। गुंजी तक की यात्रा के बोझ से क्या यात्री के रक्तचाप में कुछ परिवर्तन हुआ है, या ठंडी हवा के कारण जुकाम से क्या यात्री की छाती में कफ जम गया है, आदि की जांच की जाती है। यात्री की तबीयत में अगर बड़ा दोष या परिवर्तन ना हुआ हो तो ही यहाँ के वैद्यकीय अफसर यात्री को अगली यात्रा के लिए अनुमति देते हैं। वैद्यकीय जांच का काम पूरा होने पर डॉक्टर स्वयं यात्रियों के कैंप में आते हैं और आगे की यात्रा में यात्रियों को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, ये सब विस्तार से बताते हैं। रूम मिलेगा, लेकिन ये भी नहीं कि बिल्कुल ही पीछे रह जाओ, ठीक है ना। टाइम कवर भी करना है, लेकिन टाइम काफी मिलेगा, जल्दी भी नहीं है। किसी को कोई जैसे नौशिया, वोमिटिंग, हेडेक मैंने बता दी, एक कॉमन चीज होती है, घबराने की बात। कंट्रोल, दिमाग ठंडा रखना है, ठीक है। हंसी कोई जाना है, ठीक है। बाकी आप लोग सफेटी हो, है ना, बस। और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कोई रह गया, कोई थोड़ा सा रह गया, कोई फोटो लेके कैमरा से करने लग गया, दिक्कत आ जाएगी फिर, है ना। अगर मान लो कोई रह गया, हमें पता नहीं चला, अगर कुछ हो गया तो उसको। बुधी से गुंजी का फासला 20.15 किलोमीटर का है।
ये फासला पार करने के लिए हमें 28,799 कदम चलना पड़ता है। ये फासला पूरा करने में 9 घंटे लगते हैं। इस स्थान पर हम समुद्र की सतह से 10,500 फीट की ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए हवा में ठंड बढ़ती जाती है। साथ साथ यहाँ से आगे हवा विरल होती जाती है, पहाड़ वीरान होते जाते हैं, इसलिए हवा में प्राणवायु का प्रमाण कम हो जाता है। वृक्षों की संख्या भी घट जाती है। वृक्षों के स्थान पर छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं। थोड़ा सा चलने पर भी थकान महसूस होती है। 9वां दिन, गूंजी से काला पानी। आज की यात्रा गूंजी से शुरू होकर काला पानी में समाप्त होती है। आज की यात्रा में हमें सिर्फ 9 किलोमीटर चलना पड़ता है। आज की पूरी यात्रा उबड़ खाबड़ मार्ग से और विरल हवा में करनी है। इस 9 किलोमीटर की यात्रा में हम 500 फीट की ऊंचाई पार करते हैं। इसके पूर्व की यात्रा का प्रारंभ सुबह 5 बजे होता था, पर गूंजी से काला पानी का फासला कम होने के कारण यह यात्रा सवेरे 9 बजे आरंभ होती है। अब तक यात्रा में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 पुलिस सिपाही यात्रियों की हर टुकड़ी के साथ होते थे। गूंजी के आगे वे पुलिस सिपाही नहीं आते। उनके स्थान पर भारतीय हद तक अर्थात लिपुलेख पास तक आईटीबीपी के जवान साथ होते हैं। अब तक की यात्रा हर यात्री अपनी मन मर्जी के अनुसार करता था। एक दूसरे का परस्पर मेल नहीं होता था। दल का पहला यात्री कैंप पर पहुंचने के 4-5 घंटे के बाद अंतिम यात्री पहुंच जाता था। दल के सभी यात्री एक साथ कभी नहीं चलते थे, पर गूंजी से जब यात्रा शुरू होती है तो ऐसा नहीं होता। आईटीबीपी के जवानों का कड़ा अनुशासन सभी यात्रियों के लिए लाजिमी होता है। इसके आगे की यात्रा में बंदूक लिए जवान साथ में होते हैं। निश्चित समय पर सभी यात्रियों को एक स्थान पर हाजिर रहने का आदेश दिया जाता है। सभी यात्री कतार बनाकर खड़े हो जाते हैं। यात्रियों की गिनती होती है। अब यात्रियों के आगे 2, बीच में 2 और अंत में 2 बंदूकधारी जवान होते हैं। हर किलोमीटर पर यात्रा रोकी जाती है। देखा जाता है कि सभी यात्री साथ हैं, तब यात्रा आगे बढ़ती है। इसी कारण सभी यात्री कैंप पर आधे घंटे के अंतर से पहुंच जाते हैं। यात्रा का प्रारंभ होने से लेकर अब तक पहली बार सभी यात्री इकट्ठा मिलकर चलते हैं। गुंजी कैंप से प्रस्थान करने के बाद लगभग 4-5 किलोमीटर पर आईटीबीपी की ओर से यात्रियों को गर्म चाय के साथ आलू के गर्म वेफर्स दिए जाते हैं। यात्री भले ही भारतीय परिक्षेत्र में घोड़े या चीन की हद में याक लें, तो भी यात्री इन सवारियों का 100% उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि खड़ी चढ़ान या ढलान के मार्ग पर यात्रियों को पैदल ही चलना पड़ता है। इसी कारण श्रद्धालु यात्रियों को चलने का अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। काला पानी कैंप से पहले 1 किलोमीटर पर गर्म पानी का झरना पड़ता है। यात्रियों को स्नान करने की यहाँ अनुमति दी जाती है। किसी भी कैंप पर यात्रियों के स्नान के लिए गर्म पानी का प्रबंध नहीं किया जाता। कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से स्नान करना मुमकिन नहीं। यही कारण है कि इस झरने पर गर्म पानी से नहाने का सभी यात्री लाभ उठाते हैं। इस यात्रा में पड़ने वाली अनेक नदियों में काली नदी मुख्य नदी है। उसका उगम नेपाल की हद के काला पानी में होता है। पहाड़ की तलहटी में इंडो तिब्बती पुलिस फोर्स के जवानों ने यात्रियों और अन्य लोगों की मदद से काली माता का एक मंदिर बनाया है। इस मंदिर के गर्भ से ही काली गंगा की उत्पत्ति होती है। मंदिर के पीछे जो पहाड़ है, उससे बहने वाला पानी मंदिर के सामने वाले छोटे बंधे हुए जलाशय में आता है। इस कुंड का पानी स्फटिक जैसा साफ और मीठा है। इस कुंड का जल प्राशन कर यात्रियों का तन मन शांत एवं तृप्त होता है। ज्यादा हुआ पानी कुंड से बाहर पड़कर बहने लगता है। यहाँ से धीमी गति से बहते जाने वाली काली गंगा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वैसे झल्लाई हुई नागिन की तरह खौफनाक रूप धारण कर तांडव नृत्य करते हुए बहते जाती है। उसका ऐसा उग्र रूप देखकर
यात्रियों के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। काली माता के मंदिर में भगवान शंकर जी की मूर्ति स्थापित है। आईटीबीपी के जवान हर रोज संध्या समय यहाँ भजन गाते हैं। यात्री भी भजन गान में शामिल होते हैं। भजन का साहित्य जैसे हारमोनियम, तबला, झांझरी आदि वहां उपलब्ध है। मंदिर के लाउडस्पीकर पर दिन भर भगवान शंकर के भजन बजते रहते हैं। यहाँ के टेप रिकॉर्डर एवं लाउडस्पीकर सोलर की बिजली पर चलते हैं। यहाँ इमिग्रेशन ऑफिस है, जहां पर हर यात्री के पासपोर्ट पर लिखा जाता है कि वो भारत की हद पार कर जा रहा है। गुंजी से काला पानी तक पहुंचने के लिए कुल 12,999 कदम चलना पड़ता है। ये कुल फासला 9.9 किलोमीटर का है। 9 किलोमीटर का ये फासला पार करने में 4 घंटे लगते हैं। काला पानी समुद्र की सतह से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये कैंप है काला पानी का। गेरुए रंग के डोम के भीतर रहने एवं सोने का प्रबंध ऐसा होता है। सभी कैंपों पर यात्रा के लिए प्रयाण करने से पहले गरम गरम नाश्ता दिया जाता है। नाश्ते में पूरी भाजी, चाय, बॉर्नविटा, कॉर्नफ्लेक्स आदि का समावेश होता है। नाश्ते के बाद ही अगली यात्रा के लिए प्रयाण किया जाता है। साधारणतया सभी कैंपों में रसोई घर ऐसे होते हैं। दसवां दिन, काला पानी से नाभिढांग, ओम पर्वत के दर्शन। 10वें दिन काला पानी से निकलकर नाभिढांग के लिए कूच करना होता है। यह फासला है 9 किलोमीटर का। इन 9 किलोमीटर में हम 2000 फीट ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं और समुद्र की सतह से 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। काला पानी से नाभिढांग की यात्रा में वृक्ष हमारा साथ त्याग देते हैं। यात्रा का प्रारंभ सवेरे 8 बजे के करीब होता है। सूर्योदय सुबह 5, साढ़े 5 बजे के आसपास होता है। 8 बजते बजते सूर्य की प्रखरता तीव्रतर होती है। सूरज को अगर बादलों ने ढक न लिया हो और यात्री ने अपना शरीर ठीक से ढक न लिया हो तो उसका सारा शरीर लगभग झुलस सा जाता है। आकाश में बादलों के न होने पर सुंदर नीले आकाश का नजारा देखने का भाग्य सिर्फ यहीं पर मुमकिन है, अपने गांव शहर में नामुमकिन। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम नमः शिवाय मंगलम, ओम नमः शिवाय मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम नमः शिवाय मंगलम, ओम नमः शिवाय मंगलम, नामंगलम नकार मंगलम, नामंगलम नकार मंगलम, नाद बिंदु कलातीत वेद मंगलम, नाद बिंदु कलातीत वेद मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम नमः शिवाय मंगलम, ओम नमः शिवाय मंगलम, मां मंगलम मकार मंगलम, मां मंगलम मकार मंगलम, महादेव दया सिंधु ईश मंगलम, महादेव दया सिंधु
ओंकारमङ्गलम् काला पानी से नाभि ढांग की यात्रा में झोंपड़ी नुमा एक होटल रास्ते में है। उस होटल का नाम है होटल डेंग्यू। यहाँ गर्म चाय और बिस्कुट मिलते हैं। काला पानी से 6-7 किलोमीटर चलकर जाने पर दूर से ही ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। नाभि ढांग कैंप के पूरब में एक पर्वत पर प्राकृतिक रूप से ही बने हुए गड्ढों में बर्फ जम जाती है। तब दूर से देखने वालों को ओम का आकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पर्वत पर प्राकृतिक रूप से बना हुआ ओम का स्पष्ट अक्षर रूप देखकर यात्री भगवान की अगाध अगम्य लीला का स्मरण कर भौचक्का रह जाता है। इर्द गिर्द की बर्फ पिघलने के बाद भी ओम का बर्फीला आकार ज्यों का त्यों बना रहता है। पर्वत में ओमकार की गई नक्काशी कभी विनष्ट नहीं होती। दोपहर के बाद इस पर्वत को बादल अपने घेरे में ढक लेते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। यह है नाभि ढांग का कैंप। भारतीय परिक्षेत्र का ये अंतिम कैंप है। इस कैंप के पूर्व में ओम पर्वत है। कैंप से भी ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। यहां से आगे लिपुलेख तक फोटो खींचने की या वीडियो शूटिंग करने की मनाही है। अब तक खींचे फोटो के रोल, रिकॉर्डिंग या वीडियो शूटिंग की कैसेट आदि सब यहां जमा करना पड़ता है। यात्रा पूरी कर जब हम लौट आते हैं तब हमें जमा किया हुआ सामान वापस मिलता है। भारत में खींचे फोटो या कैसेट आदि चीनी सैनिकों के हाथ न लगे, यही इसका उद्देश्य है। नाभि ढांग भारतीय परिक्षेत्र का अंतिम कैंप है। अपने पास अगर ज्यादा सामान या कपड़े आदि हो तो ये सब आप यहां जमा कर सकते हैं, बोझ हल्का कर सकते हैं। यात्रा पूरी कर लौटने पर आप अपना सारा सामान यहां से ले सकते हैं। यहां पर सैटेलाइट फोन की भी सुविधा है। काला पानी से नाभि ढांग पहुंचने में हमें 13,442 कदम चलना पड़ता है। यह फासला 9.40 किलोमीटर का है। समुद्र की सतह से अब हम 13,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं, यानी हम आज 2,000 फीट ऊंचे चढ़ते जाते हैं और ये फासला तय करने में 5 घंटे लगते हैं। दोपहर के भोजन के बाद ITBP का मुख्य अफसर हमें अगले दिन की यात्रा की पूरी जानकारी देता है। हमारा लास्ट बेस पहुंचेगा। लास्ट बेस पहुंचने के बाद बस हाफ किलोमीटर सिर्फ हाफ किलोमीटर है इनके पास। वहाँ पर जा करके आप लोग वहाँ सब क्लोज होंगे। क्लोज होने के बाद जो आप लोग के पास पाउडर्स आए हैं, पुलिस आए हैं, उनको फाइनल जगह में उस जगह जा करके पे करना है आप लोगों को पैसा, जो भी आप लोगों ने तय किया है वो चीज़ वहाँ फाइनली पेमेंट। इसके बाद फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर आधे किलोमीटर जाने के बाद मैं आपको पास में पहुँचने से पहले 50 गज पीछे ही क्लोज करूँगा सारे हमारे यात्रियों को, बाद अकाउंट करूँगा। इसके बाद इनके पास जो भी आप लोगों के जो पर्सनली सामान ले जाने, छोटी मोटी सामान है पीठ में जो ले जाते हैं। 11वां दिन, चुनौती युक्त दिन, चीन के परिक्षेत्र में प्रवेश। नाभि ढांग से लिपुलेख तक की यात्रा अत्यधिक चढ़ाव की है। यहां न केवल यात्री थकते हैं पर घोड़े भी थक जाते हैं। इस यात्रा में लगभग 5,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना होता है और वो भी निश्चित समय में। अब तक की यात्रा की सबसे अधिक मुश्किल यात्रा नाभि ढांग से लिपुलेख पास की यात्रा है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण यह है कि लिपुलेख पास पर 7 बजने के पहले पहुंचना पड़ता है, क्योंकि नीचे चीन की हद से वापस आने वाले दल को छोड़ने के लिए चीन के जो अफसर साथ आते हैं वे ही हमारे दल को चीन में ले जाते हैं। 7 बजने से पहले लिपुलेख पास पहुंचना होता है, इसलिए आधी रात को 2 बजे उठकर 3 बजे चलना शुरू करना पड़ता है। और ये यात्रा सर्वाधिक मुश्किल होने का दूसरा कारण यह है कि अगला 7 किलोमीटर का फासला पूरा करने के लिए हमें
4700 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना होता है, सो भी घुप अंधेरे में और कहीं बिना रुके, हाथ में बैटरी लेकर, बैटरी के प्रकाश के सहारे। ऐसे में अचानक बारिश भी हो सकती है। इतनी ऊंचाई पर होने वाली बारिश वो मामूली पानी थोड़ी होगा, साक्षात बर्फ का पानी यात्रियों पर बरसता है और यात्रियों के शरीर ठिठुर कर काटके से बन जाते हैं। मुश्किलों से भरी इस यात्रा के मार्ग में कई झरने पार करने पड़ते हैं। झरने अंधेरे में दिखाई नहीं देते, पर दूर से ही उनका शोर सुनाई देता है। अनेक मुश्किलों से भरी इस यात्रा में संतोष की बात यह है कि हर 2 यात्रियों के पीछे आईटीबीपी का एक जवान साथ चलता होता है। उसी तरह गुंजी कैंप के डॉक्टर, उनका पूरा स्टाफ ऑक्सीजन, स्ट्रेचर आदि लेकर यात्रियों के साथ होते हैं। इसलिए यात्रियों को चिंता करने का कोई कारण नहीं होता है। नाबीडांग और चीन के परिक्षेत्र का तकलाकोट बेतार की तार द्वारा जोड़े गए हैं। तकलाकोट से लिपुलेक पास आने के लिए निकला हुआ दल ऊपर कितने बजे तक पहुंचेगा, ये आईटीबीपी के अफसर को वायरलेस सेट के संदेश द्वारा मालूम होता है। यदि इस दल को ऊपर पहुंचने में देर लगने की संभावना हो तो वायरलेस के संदेश के ही कारण हमारे दल को लिपुलेक पास से 1 किलोमीटर इस ओर रुकने के लिए कहते हैं और आगे बढ़ने का संदेश आने पर ही हमारा दल ऊपर चढ़ना आरंभ करता है। हमारा दल अब 17,600 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा होता है। यहाँ अधिक समय तक एक ही स्थान पर ठहरना धोखादायी होता है, क्योंकि बर्फ जैसी ठंडी हवा चलती रहती है। ऐसे में हम शरीर की हलचल किए बिना स्थिर खड़े रहें तो सारा शरीर सुन्न पड़ने का डर होता है। हम जब लिपुलेक आते हैं तब वहाँ नीचे से दूसरा दल आया होता है। अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर आए हुए उस दल के साथ थोड़ी गपशप होती है। फिर हम चीन के परिक्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें वहां ले जाने के लिए आए हुए चीन द्वारा मंजूरी प्राप्त अली टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी के प्रतिनिधि और यात्रियों के कागजातों का लेन देन होता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला पार कर तिब्बत में प्रवेश करने के लिए अनेक घाटियां हैं। इन्हीं घाटियों को पास कहा जाता है। उन्हीं में से एक है ये लिपुलेक पास। समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई 17,600 फीट है। लिपुलेक पास से 4-5 किलोमीटर पर चीन सरकार की एक बस खड़ी दिखाई देती है। लिपुलेक पास से उस बस तक जाने के लिए चीन सरकार द्वारा घोड़ों का प्रबंध किया जाता है, पर घोड़ों की संख्या कम होने से कुछ यात्रियों को बस तक 4-5 किलोमीटर चलते जाना पड़ता है। लिपुलेक पास से बस तक का मार्ग उत्तरन का होने से चलने में तकलीफ नहीं होती। यात्रियों का सामान बस तक घोड़ों पर लादकर पहुंचाया जाता है।